यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज हम रिवाइज करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक, और उसमें सबसे पहले टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस ट्रस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, ये बिजनेस ट्रस्ट होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लास में, फास्ट ट्रैक बैच में, अगर आपको याद रहेगा, तो इंडिया में दो तरह के बिजनेस ट्रस्ट होते हैं। एक तुम्हारा होता है रीट और एक होता है इनविट। रीट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इनविट का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये रीट जो होता है ना, वो क्या करता है, रियल एस्टेट में पैसा लगाता है। मींस इनके जो खुद के जो है वो शॉपिंग मॉल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग होती है, और वो क्या करते हैं, रेंटल इनकम वगैरह मोस्टली जनरेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड रीट। और जो इनविट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे पावर है, रोड है करके, ठीक है, उसमें पैसा लगाता है। दैट इज कॉल्ड योर इनविट। अब एक चीज समझना, रीट के एग्जांपल में आपको याद रखना है कि जो एम्बेसी ऑफिस पार्क जो बैंगलोर बेस, या तो एम्बेसी ऑफिस पार्क जो रीट है वो बैंगलोर की एक कंपनी थी, और उन्होंने ये रीट बनाया, और ये इंडिया का पहला रीट था। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, ये भी तुम्हारा रीट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए जैसे आपने सुना होगा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट करके, तो इंडिया ग्रिड ट्रस्ट है, दैट इज कॉल्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो चलिए अब अपन टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं कि सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इनकम होती है, उस पर कैसे टैक्स लगेगा, क्या लगेगा। आपको ध्यान देना है इस चार्ट पे। और मैं बताऊं, अगर आपने ये चार्ट समझ लिया ना, तो आपका सब काम हो जाएगा, और अगर ये चार्ट नहीं समझा तो आपका काम नहीं होगा। और मैं बता दूं, बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, अगर ये तीनों टॉपिक को मिला लूं तो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स कवर करता है। रिवाइज करने में मेरे को लगता है 30 to 35 मिनट्स लगेगा, लेकिन आपके एग्जाम में 8 मार्क्स कवर करता है, और 8 मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको जाने मत देना। तो चलिए अपन चालू करते हैं बिजनेस ट्रस्ट। तो बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले जो इन्वेस्टर होते हैं उसको बोला जाता है यूनिट होल्डर। तो अगर आपको बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना है तो आप एक काम करिए, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीद लीजिए, तो आप बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर लेंगे, तो आप बन जाएंगे यूनिट होल्डर। और यूनिट होल्डर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस ट्रस्ट में, और बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है एसपीवी में। एसपीवी का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो एसपीवी होता है ना, ये एसपीवी एक इंडियन कंपनी होती है जो नॉर्मली रियल एस्टेट बिजनेस में होती है। तो एक इंडियन कंपनी होती है जो रियल एस्टेट बिजनेस में होती है, और इस कंपनी में ये बिजनेस ट्रस्ट का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। और अगर आज के सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से बोलूं तो इस कंपनी का 50% से ज्यादा का शेयर है वो इस बिजनेस ट्रस्ट के पास होना चाहिए, तो उसको अपन बोलेंगे एसपीवी, और यू कैन से दैट स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो देखो यहां पे इन्वॉल्वमेंट 3 लोगों का होता है। सबसे पहले यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करेगा एसपीवी में। अब एक बात समझना, एक एक इनकम के बारे में हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहली चीज ये कि सर एक बात बताओ, यूनिट होल्डर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया एसपीवी में। अब एक चीज समझना, अगर यहां पे एसपीवी ने क्या किया कि जब बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड दिया, क्योंकि इन्वेस्ट किया है उसमें, हो सकता है इक्विटी शेयर्स वगैरह, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह खरीदे हो एसपीवी के। तो अब एक बात बताओ, इस पे जो डिविडेंड दिया वो डिविडेंड क्या होगा? तो मैं बताऊं, डिविडेंड जो है ना वो इस बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1023 एफसी। तो एक सेक्शन है, और वो सेक्शन बोलती है डिविडेंड जो है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1023 एफसी। 1023 एफसी में वो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन सर एक बात समझना, यहां पे वही वाला डिविडेंड जब यूनिट होल्डर को दिया जाएगा तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा? अब एक बात समझना, यूनिट होल्डर को जो डिविडेंड दिया जा रहा है जो कि एसपीवी से मिला था, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एसपीवी ने कौन सी रेट से टैक्स भरा है। एसपीवी ने नॉर्मल टैक्स रेट जो 25% 30% वाली टैक्स रेट होती है उससे टैक्स भरा है, या फिर एसपीवी ने कंसेशनल टैक्स रिजीम जो अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम होता है 115 बा वाला BAA, उसमें 22% टैक्स भरा है। अब एक चीज समझना, अगर यहां पे एसपीवी ने जो है वो टैक्स पे किया है 115 बा में एट द रेट 22%, तो ध्यान रखना जो डिविडेंड एसपीवी ने दिया था बिजनेस ट्रस्ट को, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो एग्जेम्प्ट था, लेकिन वही वाला डिविडेंड है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और सर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? तो ध्यान रखना, अगर यहां पे नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो टैक्सेबल होगा 10% की रेट से, और अगर मान लो कोई रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो उसके केस में जो भी नॉर्मल टैक्स रेट होती है उस रेजिडेंट पर्सन के लिए उस रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बाबू, ए यूनिट होल्डर जो होता है वो यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है एसपीवी में। एसपीवी से अगर डिविडेंड मिला तो वो डिविडेंड है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में हमेशा एग्जेम्प्ट है, लेकिन यूनिट होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर यहां एसपीवी ने 115 बा में टैक्स भरा है 22% की रेट से।
अब 22% की रेट से टैक्स भरा है तो यूनिट होल्डर के हाथ में वो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो 10% की रेट से, और अगर रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो स्लैब रेट और यू कैन से दैट द नॉर्मल टैक्स रेट की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मान लो यहां एसपीवी ने टैक्स भरा है वो नॉर्मल टैक्स रेट से भरा है, तो जो 25% 30% की टैक्स रेट है वो नॉर्मल टैक्स रेट से इस इंडियन कंपनी ने टैक्स भरा है, तो गाइस ध्यान रखना वो डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी एग्जेम्प्ट है और वो यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट है, मींस वो दोनों के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि समझने की कोशिश करना, एसपीवी ने टैक्स कैसे भरा है। अगर एसपीवी ने टैक्स है वो 115 में भरा है तो यूनिट होल्डर के हाथ में वो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में 10% की रेट से और रेजिडेंट के केस में नॉर्मल टैक्स रेट से। लेकिन अगर यहां पे एसपीवी ने टैक्स भरा है वो नॉर्मल टैक्स रेट से भरा है तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी वो डिविडेंड एग्जेम्प्ट है और यूनिट होल्डर के हाथ में भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1023 FD। अब एक और चीज समझना, सर एक बात बताओ, यहां पे यूनिट होल्डर के हाथ में अगर वो डिविडेंड टैक्सेबल होता है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में 10% से और अदर के केस में नॉर्मल टैक्स रेट से, तो यहां पे ये बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस भी काटना पड़ेगा। आंसर इज यस। यहां बिजनेस ट्रस्ट टीडीएस काटेगा। टीडीएस काटा जाता है अंडर सेक्शन 194 LBA में, और टीडीएस कौन सी रेट से काटेंगे, जब नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में टैक्सेबल 10% से हो रहा है तो टीडीएस भी 10% से काट लो, और रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नॉर्मल टैक्स रेट से हो रहा है तो भी टीडीएस 10% से काटेंगे। तो इन सिंपल वर्ड, अगर ये डिविडेंड या यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है तो यहां पे टीडीएस काटा जाएगा, वो 10% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में, यूनिट होल्डर के केस में भी 10% और रेजिडेंट के केस में भी 10%। बट ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में जब आप 10% लोगे तो उसमें आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब एक और चीज समझता, गाइस अगर मान लो यूनिट होल्डर जब इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट में, बिजनेस ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया एसपीवी में, एसपीवी में उसका 50% से ज्यादा का कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए तभी वो एसपीवी बनेगी। अब एक चीज समझना, अगर एसपीवी ने इस बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट दिया, बोलो क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, तो वो इंटरेस्ट है ना वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 FC। लेकिन वही वाला इंटरेस्ट है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर यूनिट होल्डर के हाथ में कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, तो यहां पे ध्यान रखना, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी यूनिट होल्डर है तो 5% की रेट से, और अगर रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो नॉर्मल टैक्स रेट की रेट से वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, यहां पे एसपीवी ने अगर इंटरेस्ट दिया तो वो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, लेकिन यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में 5% से टैक्सेबल है, और रेजिडेंट के केस में वो इंटरेस्ट नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल है। सर एक बात बताओ, इंटरेस्ट यहां पे टैक्सेबल हो रहा है यूनिट होल्डर लेवल पे, तो सर बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस भी काटना पड़ेगा। आंसर इज यस, बिजनेस ट्रस्ट टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194 LBA। अब नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में वो इंटरेस्ट टैक्सेबल 5% से हो रहा है तो टीडीएस भी 5% से काटना पड़ेगा, और रेजिडेंट के केस में भले वो स्लैब रेट से नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो रहा है इंटरेस्ट, तो भी टीडीएस से वो 10% की रेट से काटा जाएगा। अब एक और चीज समझना, लास्ट पार्ट, और अभी मैं जो बोलने वाला हूं ना वो सिर्फ रीट के केस में बोलने वाला हूं। रीट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब गाइस एक चीज समझना, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ना, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क या माइंड स्पेस वगैरह है, इनकी खुद की कुछ बिल्डिंग होती है, रियल एस्टेट असेट होती है, और जिसको ये लोग भाड़े पे देते हैं। इनकी ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और ये ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, ओन रियल एस्टेट असेट है, उसको भाड़े पे देते हैं और उसका रेंट आता है। एंड जब रीट के पास में अगर वहां से रेंटल इनकम आ रही है ओन प्रॉपर्टी पे, तो गाइस वो रीट के केस में रेंटल इनकम को पूरा एग्जेम्प्ट कर रखा है अंडर सेक्शन 1023 FCA में। वो रीट के केस में रेंटल इनकम पूरा एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 FCA में, लेकिन गाइस वही वाली रेंटल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी यूनिट होल्डर के हाथ में। और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कौन सी रेट से होगी, तो रेट इन फोर्स, मतलब जो यूनिट होल्डर के लिए टैक्स रेट है उस रेट से टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में भी जो उसके लिए टैक्स रेट है उसी रेट से, और रेजिडेंट के केस में भी नॉर्मल टैक्स रेट से। तो सर एक बात बताओ, यहां नॉर्मल टैक्स रेट से ये रेंटल इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो रही है, तो यहां पे टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194 LBA। आंसर इज यस। टीडीएस की रेट क्या होगी, तो अगर मान लो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो जब टैक्सेबल रेट इन फोर्स मींस नॉर्मल टैक्स रेट से हो रहा है, जो उसकी टैक्स रेट है उससे हो रहा है, तो टीडीएस भी भैया नॉर्मल टैक्स रेट से काटना है। इसका मतलब रेट इन फोर्स से काटना है, जो उसके लिए टैक्स रेट है उससे टीडीएस काट लो। और अगर रेजिडेंट को पे किया तो आपको टीडीएस से वो 10% से काटना पड़ेगा। अब एक बात बताऊं, मैंने आपको अभी तक 3 इनकम के बारे में जिक्र किया, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए
सबसे पहले यूनिट होल्डर विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस ट्रस्ट विल इन्वेस्ट इन द एसपीवी। अब एक बात समझना, एसपीवी से वापस मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एसपीवी से अगर डिविडेंड मिला बिजनेस ट्रस्ट को, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 एफसी। इंटरेस्ट मिला बिजनेस ट्रस्ट को, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 एफसीए। अगर बिजनेस ट्रस्ट जो रीट है उसको ओन रियल एस्टेट असेट पे रेंटल इनकम मिला, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 एफसीए। अब एक बात समझना, ये जो डिविडेंड मिला एसपीवी से, इंटरेस्ट मिला एसपीवी से, या रेंटल इनकम जो ओन असेट है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, बट यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है अंडर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। लेकिन सर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कैसे होगा? तो अगर मान लो एसपीवी से डिविडेंड मिला था बिजनेस ट्रस्ट को और एसपीवी ने 115 बा में टैक्स भरा था, तो बेटा वो डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट के केस में 10% और रेजिडेंट के केस में नॉर्मल टैक्स रेट। इंटरेस्ट है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, जो कि एसपीवी के पास से आया था बिजनेस ट्रस्ट को और बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को दिया, टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 5% नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में और नॉर्मल टैक्स रेट से रेजिडेंट के केस में। और जो ओन प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम होती है वो अगर रीट ने यूनिट होल्डर को दी तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट नॉर्मल टैक्स रेट से। अब एक बात समझना, जब टैक्सेबल यूनिट होल्डर के हाथ में हो रहा है तो यहां पे बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 एलबीए में। अब देखो टीडीएस कौन सी रेट से काटना है, तो ध्यान रखना, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को दिया, अगर डिविडेंड दिया और डिविडेंड टैक्सेबल हो रहा है तो बेटा 10% से, अगर इंटरेस्ट दिया तो 5% की रेट से, और अगर जो रेंटल इनकम दिया तो उस पर्टिकुलर केस में रेट इन फोर्स से टीडीएस कटेगा। लेकिन रेजिडेंट को अगर आप पे कर रहे हो और उस पर टीडीएस काटना है तो उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ 10% की रेट से टीडीएस काटना है। चलिए अब एक बात बताओ सर, आपने यहां पे जिक्र किया वो 3 इनकम का तो कर दिया, कौन कौन सी इनकम का? दैट इज द इंटरेस्ट फ्रॉम द एसपीवी एज वेल एज द डिविडेंड फ्रॉम द एसपीवी एंड रीट की ओन प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम। व्हाट अबाउट द बिजनेस ट्रस्ट का अदर इनकम? तो गाइज अगर बिजनेस ट्रस्ट का अदर इनकम होता है तो अदर इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा? तो ध्यान रखना, अगर बिजनेस ट्रस्ट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 हुआ तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 20% या फिर 12.5%। विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024 से रेट चेंज हो गई है 12.5%, उससे पहले क्या था 20%। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ये हुआ तो ये टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 15% या फिर 20%। पहले आपका 15% था, बट 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर किया तो आपका 20%। एंड गाइस बिजनेस ट्रस्ट की ऑल अदर इनकम होती है ना, वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट एमएमआर। और एमएमआर का मतलब होता है यहां पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होती है? तो एक बात बताओ, एमएमआर आपकी 30% की टैक्स रेट और हाईएस्ट सरचार्ज ले लो 37% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, तो आपका 42.744% है वो आपका एमएमआर आ जाएगा। लेकिन गाइस अगर बिजनेस ट्रस्ट ने यहां पे 115 बीएसी लिया जो न्यू टैक्सेशन रिजिम, तो एमएमआर है वो 39% होगा, क्योंकि न्यू टैक्सेशन रिजिम में मैक्सिमम सरचार्ज कितना होता है? 25%। तो यहां पे मैं एक बात बताऊं, बिजनेस ट्रस्ट जो है वो बिजनेस ट्रस्ट की बेटा वो 3 इनकम एग्जेम्प्ट थी। कौन कौन सी? एसपीवी से इंटरेस्ट, एसपीवी से डिविडेंड एंड खुद की रीट की रेंटल इनकम खुद की प्रॉपर्टी पे। इन 3 को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर एलटीसीजी 112 हुआ तो टैक्सेबल होगा 20 या 12.5% से। एसटीसीजी 111 हुआ तो टैक्सेबल होगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में 15 या 20% की रेट से। और ऑल अदर इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट एमएमआर से। लेकिन आपका यहां पे डाउट होगा कि सर एलटीसीजी 112 तो बोला है आपने, 112 नहीं बोला। मैं बताऊं, लॉ में मिस्टेक है, और लॉ में मिस्टेक है, और 112 के बारे में यहां पे कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो अगर आप रिजिड इंटरप्रिटेशन लोगे तो एलटीसीजी 112 वाला है वो एमएमआर की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आप लिबरल इंटरप्रिटेशन लोगे तो इट शुड बी टैक्सेबल एज पर 10% और 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। और एक बात बताऊं, मैं हर बार पढ़ाते टाइम ये बोलता था कि यार लॉ में मिस्टेक है, और मैंने वो वाली चीज है वो हमारे सीबीडीटी जो है उनको भी मैंने मेल की थी और मैंने बोला था लॉ में मिस्टेक है। एंड गाइस लॉ मेकर्स ने सुन ली, और जो फाइनेंस बिल 2025 वाला आया है उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है। और उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके और यहां बोला है करके, ठीक है, एलटीसीजी 112 वाला हुआ तो वो 112 की जो टैक्स रेट होती है उससे टैक्सेबल हो जाएगा।
तो मैंने क्या बोला, देखो ये बिजनेस ट्रस्ट की जो अदर इनकम है वो तीन को छोड़ के एलटीसीजी 112 वाला आपका टैक्सेबल होगा 20% और 12.5%, एसटीसीजी 111 वाला 15% और 20%, एंड अदर इनकम है वो एमएमआर की रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। और गाइज अगर ये इनकम जब इसके हाथ में टैक्सेबल हो रही है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, तो यूनिट होल्डर के हाथ में यही वाली इनकम सब एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1023 एफडी। यूनिट होल्डर के हाथ में वो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 1023 एफडी। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि बिजनेस ट्रस्ट जो इनकम इस साल में कमाता है वो इनकम, और उसमें से जितनी इनकम यूनिट होल्डर को बांटी जाती है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में वो इनकम का नेचर एंड प्रोपोर्शन सेम लिया जाएगा। मींस नेचर एंड प्रपोर्शन सेम लिया जाएगा, नेचर एंड प्रपोर्शन सेम लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये बिजनेस ट्रस्ट है और बिजनेस ट्रस्ट के केस में 20 करोड़ का इंटरेस्ट मिला एसपीवी से और 80 करोड़ रुपीस मान लो इसकी अदर इनकम है, तो टोटल बिजनेस ट्रस्ट की इनकम है 100 करोड़, और 100 करोड़ में से मान लो 20 करोड़ जो है वो एसपीवी का इंटरेस्ट है और 80 करोड़ है वो अदर इनकम है। अब इसमें से फॉर एन एग्जांपल इन्होंने अपने यूनिट होल्डर को ओनली 50 करोड़ का इनकम बांटा, 50 करोड़ का इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आउट ऑफ दिस 50 करोड़ क्या माना जाएगा पता है, 10 करोड़ का तो इंटरेस्ट है एसपीवी से और 40 करोड़ की अदर इनकम है। और आई कैन से दैट 10 करोड़ का जो इंटरेस्ट है एसपीवी से वो टैक्सेबल हो जाएगा यूनिट होल्डर के हाथ में, और बाकी का 40 करोड़ है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर मान लो मैं एक यूनिट होल्डर हूं, आई एम द ओनली वन यूनिट होल्डर, एंड सपोज आई रिसीव्ड 10,000 ऑफ द इनकम, तो मैं क्या करूंगा 10,000 में से बोलूंगा 2,000 तो एसपीवी वाला इंटरेस्ट है और 8,000 अदर इनकम है मेरे हाथ में। तो इन सिंपल वर्ड जो भी ये बिजनेस ट्रस्ट इस साल में इनकम कमाता है उसमें से जितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूनिट होल्डर को, वो यूनिट होल्डर के हाथ में उसका नेचर एंड प्रपोर्शन सेम लिया जाएगा। सेम नेचर की मानी जाएगी जो बिजनेस ट्रस्ट को हुई थी और सेम प्रपोर्शन की मानी जाएगी जो बिजनेस ट्रस्ट को हुई थी, तो नेचर और प्रपोर्शन आपका सेम लिया जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस, ये सब चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मेरे को आपको जो पढ़ाना है उस पे मैं लेके चलता हूं कि सबसे पहली चीज तो एक बात बताओ कि आप अगर यूनिट बेचते हो बिजनेस ट्रस्ट की तो क्या होगा। तो पहली चीज तो मैं बताऊं, बिजनेस ट्रस्ट की जब आप यूनिट बेचते हो तो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है वो लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। अगर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है वो लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एसटीटी पे किया है। एक और बात बताओ, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के केस में सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखा जाएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले 3 इयर्स का देखा जाता था, 36 मंथ का। लेकिन अभी निर्मला सीतारमण जी ने इस साल से अमेंडमेंट किया और 23 जुलाई 2024 से इस पीरियड ऑफ होल्डिंग को 12 मंथ कर दिया है। तो लिस्टेड जो है यूनिट है बिजनेस ट्रस्ट की, तो पहले उस पे 36 मंथ का पीरियड ऑफ होल्डिंग था, बट अब 12 मंथ का हो गया है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है 112A में, और 112A में टैक्सेबल होगा एट द रेट 10% और 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा 111A में एट द रेट 15% या 20% की रेट से। अब एक और चीज समझना, अगर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है वो लिस्टेड नहीं है, तो अगर अनलिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपको टैक्स कैसे लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 112 में टैक्स लगेगा 20% या फिर 12.5% की रेट से, एंड गाइस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, एक कॉन्सेप्ट आता है और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, दैट इज द स्पॉन्सर वाला कॉन्सेप्ट। जैसे क्लास में आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आप लोग एक किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, एसपीवी के शेयर होल्डर हो, जैसे हम सब लोग हैं वो एसपीवी के शेयर होल्डर है, लेकिन अपने को बिजनेस ट्रस्ट बनाना है, तो बिजनेस ट्रस्ट के पास उस एसपीवी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जाना चाहिए। तो हम लोगों के पास अब तो कंपनी के शेयर है ना, उस कंपनी के मान लो कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसके सब शेयर अपने पास है, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट लाना है तो बिजनेस ट्रस्ट को इस एसपीवी का 50% से ज्यादा का होल्डिंग रखना पड़ेगा। बिजनेस ट्रस्ट को इस एसपीवी का 50% से ज्यादा का होल्डिंग रखना पड़ेगा। तो अब यहां पे होता क्या है गाइस, हम लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सर बनते हैं और जो बिजनेस ट्रस्ट है उसको हम एसपीवी के शेयर दे देते हैं और उसके बदले में हमको बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ एसपीवी विद द यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। और ये कब होता है, जब बिजनेस ट्रस्ट बनाया जाता है तो एसपीवी के शेयर है वो बिजनेस ट्रस्ट को दिए जाते हैं, एंड गाइस बिजनेस ट्रस्ट अपनी यूनिट एक्सचेंज में देती है। तो ये ट्रांसफर माना जाएगा क्या, क्योंकि अपने पास एसपीवी के शेयर थे वो गए और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली, तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? राइट आंसर इज नो, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा।
लेकिन आगे जाके जब अपन बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा। आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे? एसपीवी के शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? एसपीवी के शेयर से। और अगर इंडेक्सेशन तो होता नहीं, बट अगर वो होता तो वो भी कहां से लेते? एसपीवी के शेयर खरीदे थे वहां से। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस, ये जो बिजनेस ट्रस्ट होता है ना, वो बिजनेस ट्रस्ट को मैंडेटरीली अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मींस हर साल मैंडेटरीली अपना रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन 139 4E में लिखा हुआ है। अब एक और चीज समझना, बिजनेस ट्रस्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द सेक्शन 56(2)(12) करके। और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है पता है? कि बहुत बार बिजनेस ट्रस्ट क्या है ना, अपने यूनिट होल्डर को कुछ ऐसी इनकम देता है जो सच में इनकम नहीं है, और वो जो है ना वो रीपेमेंट ऑफ द डेट है। इन सिंपल वर्ड, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से समझ में आएगा। एक बात बताओ, अगर बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट होल्डर को इंटरेस्ट दिया जो एसपीवी वाला है, या फिर मान लो डिविडेंड दिया, या रेंटल इनकम दी, या कोई इनकम जो है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगी, तो सब जगह टैक्स भर दिया, तो इधर बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भर दिया या यूनिट होल्डर ने टैक्स भर दिया। लेकिन गाइस कुछ ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिसपे कोई टैक्स नहीं भर रहा, और उसको बोला जाता है बेसिकली दैट इज द रीपेमेंट ऑफ द डेट। और ये रीपेमेंट ऑफ द डेट के केस में इन्होंने एक सेक्शन डाली है, दैट इज द सेक्शन 56(2)(12) करके, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाली है। और ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? कि अगर बिजनेस ट्रस्ट है कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी यूनिट होल्डर को, और वो जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट नहीं है, वो डिविडेंड नहीं है, वो मान लो आपका क्या बोलते हैं रेंटल इनकम नहीं है, या उस इनकम पे बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स ही नहीं भरा, तो उस पर्टिकुलर केस में वो यूनिट होल्डर के हाथ में आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे एक बात समझते हैं, एक XYZ बिजनेस ट्रस्ट है जिन्होंने 10,000 यूनिट इशू की थी राज को, और 60 रुपीज की रेट से इशू की थी 2021 फाइनेंशियल ईयर में। अब एक बात समझना, बिजनेस ट्रस्ट ने उसको रीपेमेंट ऑफ डेट करके कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितना इसके हाथ में टैक्सेबल होगा? तो देखो, सबसे पहले जब उसको 25 डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो 25 डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन गाइस उसका इशू प्राइस क्या था? यूनिट का इशू प्राइस ही 60 था, तो बेटा ये तो नेगेटिव आ गया ना, तो इसमें निल लेंगे, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन दूसरी बार जब वो बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो 25 और कर रहा है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? एग्रीगेट 50 हुआ। लेकिन वो यूनिट इशू कितने में की थी? दैट इज द 60। तो एक बात बताओ, यहां पे नेगेटिव आया तो निल आ गया, कुछ भी टैक्सेबल नहीं। लेकिन गाइस तीसरी बार 30 किया, मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 80 का कर दिया, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 80 का कर दिया, और इशू प्राइस है वो 60 था, तो यहां 20 जो रहेगा ना, ये 20 बाबू यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो 20 है, ये 20 आपके टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो 20 है, ये 20 यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, अगली बार 35 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 35 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बाबू यहां पे एक बात बताइए, 80 + 35 115 हो गया, माइनस इशू प्राइस 60 था, और माइनस करोगे पहले कितना टैक्सेबल हो चुका है 56(2)(12) में, तो पहले 20 टैक्सेबल हो चुका है, तो अब ये 35 आया ना, ये भी यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इट इज लाइक अ बायबैक। इट इज लाइक अ बायबैक के इशू कितने में किया था? 60 में किया था। अब उसके ऊपर कोई भी आपको रीपेमेंट हुआ तो वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक बिजनेस ट्रस्ट करके। चलिए अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये इन्वेस्टमेंट फंड टॉपिक क्या बोलता है? देखो, अपने सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से 3 तरह के इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, जिसको अपन AIF बोलते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। अब ये 3 तरह के इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 3 जो है वो अपन यहां पे नहीं पढ़ते। कैटेगरी 3 है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आपने स्पेसिफाइड फंड करके सुना होगा। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का लास्ट वाला रिवीजन लेक्चर था ना, उसमें आपने देखा होगा स्पेसिफाइड फंड, दैट इज द कैटेगरी 3। यहां पे बात करते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की। अब इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंड। अब इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा वेंचर कैपिटल फंड, या SME फंड, या सोशल वेंचर फंड, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, या एंजल फंड वगैरह आपने जो सुना होगा, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट फंड। अब एक बात समझना, ये इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि ये लोग जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत पैसे वाले, आपके और मेरे बस की बात नहीं है, बट जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, जो बहुत ही रिच लोग होते हैं, वो क्या करते हैं पता है? अपना पैसा इन्वेस्टमेंट फंड को देते हैं। और इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है? शेयर मार्केट में या स्टार्टअप वगैरह में इन्वेस्ट करता है, और उससे पैसा कमा के वापस आपको दे देता है, और उसका कुछ कट लेता है करके। ठीक है, आपको मैंने बताया था, जब मैंने रेगुलर क्लास में या फास्ट ट्रैक बैच में आपको सिखाया होगा, तो वहां पे मैंने पूरा आपको एक बेयरिंग का बताया होगा कि कैसे चलता है एंड ऑल।
अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इसमें पैसे वाले लोग ही इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ना मिनिमम आपका कैपिटल कमिटमेंट है वो 1 करोड़ होना चाहिए इंडिया में। आज की डेट पे मिनिमम कैपिटल कमिटमेंट है वो 1 करोड़ होना चाहिए। तो जो पैसे वाले लोग हैं वही इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा डालते हैं। अब एक चीज समझना, मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट फंड में जो इन्वेस्ट करता है ना उसको बोला जाता है यूनिट होल्डर। तो जैसे आप यूनिट होल्डर हो, आपने इन्वेस्ट किसमें किया, इन्वेस्टमेंट फंड में, और इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो फिर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा, जैसे जैसे उसको करना है वो इन्वेस्ट करेगा और पैसा जनरेट करके लाएगा और फिर वो आपको वापस इनकम दे देगा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है ना, इस इन्वेस्टमेंट फंड की ऑल इनकम एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट पीजीबीपी। मींस जितनी भी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड को होगी ना, ऑल इनकम इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट पीजीबीपी। मींस पीजीबीपी का इनकम टैक्सेबल है, पीजीबीपी को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम है वो सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन सर एक बात बताओ, यहां पे ऑल इनकम एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट पीजीबीपी, तो व्हाट अबाउट द यूनिट होल्डर? तो गाइज यहां पे जब यूनिट होल्डर को इनकम मिलेगी तो यूनिट होल्डर के हाथ में ऑल इनकम टैक्सेबल है एक्सेप्ट पीजीबीपी। व्हाई हियर एक्सेप्ट पीजीबीपी? बिकॉज यहां पीजीबीपी पे टैक्स इन्वेस्टमेंट फंड ने भर दिया है, तो पीजीबीपी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर एंड ऑल अदर इनकम आर टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। अब एक और चीज समझना, जो भी इन्वेस्टमेंट फंड को इनकम होती है और यूनिट होल्डर के हाथ में, वो सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन में ली जाएगी। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फंड को जो इनकम हुई उसमें मान लो 30% पीजीबीपी है, 70% अदर इनकम है, तो यहां पे यूनिट होल्डर के हाथ में भी वही 30-70 का रेशियो रहेगा। अब एक और चीज समझना, सर एक बात बताओ, यहां पे जब इन्वेस्टमेंट फंड है वो जब यूनिट होल्डर को इनकम दे रहा है और यूनिट होल्डर के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल है, तो सर यूनिट होल्डर का टीडीएस भी काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। और यहां टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 194 एलबीबी करके सेक्शन होती है, और एलबीबी में टीडीएस काटना पड़ता है। टीडीएस कैसे काटेंगे? तो एक चीज समझना, यहां पे टीडीएस कैसे काटते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा यूनिट होल्डर कौन है। अगर यूनिट होल्डर जो है ना वो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, तो उसके केस में टीडीएस काटना पड़ेगा रेट इन फोर्स से, मींस व्हाटएवर रेट एप्लीकेबल फॉर दैट पर्सन। बट अगर ये रेजिडेंट है यूनिट होल्डर, तो उसमें टीडीएस काटा जाता है आपका 10% की रेट से। अब एक और चीज समझना, यहां इन्वेस्टमेंट फंड की खुद की टैक्स रेट क्या होती है? तो मैं बताऊं, आप मुझे पूछोगे सर इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्स रेट की क्या जरूरत? एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में कुछ इनकम तो टैक्सेबल हो रही है ना, कौन सी? पीजीबीपी। तो जब इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल हो रही है, तो पीजीबीपी की जब इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसके लिए टैक्स रेट क्या है? तो मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्स रेट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट फंड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट फंड है वो कंपनी के फॉर्म में है या फर्म के फॉर्म में है, तो वहां टैक्स लगेगा 25-30% की रेट से। बट अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फंड है वो किसी और फॉर्म में है, जैसे कंपनी फर्म को छोड़ के किसी और के फॉर्म में है करके, ठीक है, जैसे एओपी बीओआई वगैरह के फॉर्म में है, तो उस पे फिर एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट फंड की खुद की टैक्स रेट क्या होती है? तो कंपनी पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में है तो 25 या 30% की रेट से। जैसे कंपनी के केस में 25-30 डिपेंड्स करता है टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 22-23। एंड गाइस फर्म के केस में 30%, एलएलपी के केस में 30%, तो इनके केस में आपकी 30%, और बाकी अगर किसी और फॉर्म में है तो उस पर्टिकुलर केस में एमएमआर से टैक्स लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि सर एक बात समझना, इस बार इन्वेस्टमेंट फंड का 100 करोड़ का इनकम हुआ और इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने यूनिट होल्डर को ओनली 80 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? ओनली 80 करोड़ का। तो भी एक चीज ध्यान रखना, देखो बिजनेस ट्रस्ट में तो क्या होता था, जितना यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया वो उतना ही आपको कंसीडर करना है। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम 100 करोड़ था और इस 100 करोड़ में से यूनिट होल्डर को सिर्फ 80 करोड़ ही डिस्ट्रीब्यूट किया, 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो भी यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा 100 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। तो भी यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा 100 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जितना डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो भी माना जाएगा, इट इज डीम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर एंड इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मैंने क्या बोला कि देखो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम 100 करोड़ है एंड इन्होंने इसको 80 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो भी यहां पे यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा 100 करोड़ है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड इन फ्यूचर जब वो 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्या वापस टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, वो वापस टैक्सेबल नहीं होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है उसको भी अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, अंडर सेक्शन 139(4)(f) ऐसा बोला हुआ है। अब एक और चीज समझना, अगर इन्वेस्टमेंट फंड को लॉसेस होते हैं तो क्या होगा?
अब एक बात समझना, बिजनेस ट्रस्ट को अगर लॉस होता है ना तो वो बिजनेस ट्रस्ट खुद ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करता है। कोई भी लॉस हो तो बिजनेस ट्रस्ट खुद ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन गाइज यहां इन्वेस्टमेंट फंड में कुछ अलग है। इन्वेस्टमेंट फंड टॉपिक में लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है, कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसको पीजीबीपी का लॉस हुआ, क्योंकि पीजीबीपी की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में। तो पीजीबीपी का लॉस हुआ तो पीजीबीपी का लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फंड ही सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेगा। पीजीबीपी का लॉस यूनिट होल्डर को नहीं दिया जाएगा। लेकिन गाइस पीजीबीपी को छोड़ के अगर किसी और हेड का लॉस हुआ, जैसे कैपिटल गेन हेड का लॉस हो गया, अदर सोर्सेज का लॉस हो गया, किसी और हेड का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट फंड को, तो गाइस सेट ऑफ पहले इन्वेस्टमेंट फंड करेगा। मींस इन्वेस्टमेंट फंड की जो अदर इनकम है जैसे पीजीबीपी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, पहले सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड करेगा। और सेट ऑफ करने के बाद अगर कोई लॉस बच गया तो वो लॉस यूनिट होल्डर को बांट दिया जाएगा। वो लॉस है वो यूनिट होल्डर को बांट दिया जाएगा पीजीबीपी को छोड़ के, क्योंकि पीजीबीपी का लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फंड ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन गाइस अगर कोई अदर हेड का लॉस है तो पहले ऑब्वियसली सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड करेगा, अगर कोई इनकम से सेट ऑफ होता है तो, और सेट ऑफ करने के बाद अगर कोई रिमेनिंग लॉस है देन दिस रिमेनिंग लॉस विल बी ट्रांसफर टू द यूनिट होल्डर, और यूनिट होल्डर को वो लॉस मिलेगा और यूनिट होल्डर फिर खुद के हिसाब से उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। एक और चीज समझना, यहां पे जो यूनिट होल्डर है ना उसमें कंडीशन है कि वो यूनिट होल्डर के पास में 12 मंथ तक वो यूनिट होना चाहिए। यूनिट होल्डर को लॉस तभी मिलेगा जब यूनिट होल्डर ने 12 महीने 12 मंथ तक वो यूनिट को होल्ड किया है। अगर यूनिट होल्डर ने 12 मंथ तक यूनिट को होल्ड नहीं किया तो फिर वो लॉस जो है ना वो यूनिट होल्डर को भी नहीं मिलेगा एज वेल एज द वो इन्वेस्टमेंट फंड को भी नहीं मिलेगा। वो लॉस है वो लैप्स हो जाएगा। वो लॉस क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक फंडा फन फॉर 2019 से पहले का दे रखा है। अब एक बात बताओ, इसको आप छोड़ भी सकते हैं बिकॉज आज की डेट में वो पूछने का चांस नहीं है, वो 5-6 साल पहले हो चुका है। अब वो पहले क्या होता था पता है, पहले जितने भी लॉस होते थे ना वो लॉस इन्वेस्टमेंट फंड पूरी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करता था। तो सर ये जो चेंज आया, अब यूनिट होल्डर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करता है, यूनिट होल्डर को बांटा जाता है। ये चेंज आया था 1 अप्रैल 2019 से। तो सर एक बात बताओ, उसके पहले के लॉस है वो क्या करेंगे, तो वो पहले के लॉस के केस में क्या किया उन्होंने पता है, कि जो भी बंदा जिसके पास में यूनिट 31 मार्च 2019 को थी, जितने यूनिट होल्डर थे उन यूनिट होल्डर को बिजनेस को छोड़ के बाकी कोई भी लॉस है वो उस यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। अब ये रिलेवेंट नहीं है, नोट नंबर 2 आज की डेट में आप छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं है। चलिए उसके बाद में एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब एक बात समझना, ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आज की डेट में जैसे एचडीएफसी से आपने लोन ले लिया। अब एचडीएफसी जो है वो एचडीएफसी के पास पैसा खत्म हो गया, अब एचडीएफसी लोन किससे दे, तो एचडीएफसी के लिए लोन जो है वो असेट है। वो एचडीएफसी क्या करती है, वो असेट को एज इट इज किसी को सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को बेच देती है। आपने सरफेस ही पढ़ा होगा या फिर असेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी पढ़ा होगा, उसी को बोलता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। एएफएम में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लॉ में पढ़ा हुआ है, आपने एसपीओएम का एग्जाम दिया था वहां पे आपने लॉ पढ़ा होगा, वहां पे भी ये सरफेसी वगैरह आपने पढ़ा होगा। अब एक बात समझना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जो होता है उसमें जो इन्वेस्ट करता है ना उसको बोला जाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर करेगा इन्वेस्ट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में, और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है वो इनकम कमा के और इन्वेस्टर को देगा। अब एक चीज समझना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की ऑल इनकम इज एग्जेम्प्ट। मतलब सिक्योरिटाइज जैसे एडलवाइज का एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, तो एडलवाइज का जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट रहेगा ना वो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से जो भी इनकम रहेगा वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन गाइस वो सब इनकम इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है। अब एक और चीज समझना सर, जब इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है तो इन्वेस्टर के हाथ में सेम नेचर सेम प्रोपोर्शन लिया जाएगा। जो नेचर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में था वही नेचर इन्वेस्टर के हाथ में लिया जाएगा। एक और चीज समझना, प्रोपोर्शन भी सेम लिया जाएगा। एक और चीज समझना, जैसे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की इनकम 100 करोड़ है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट यहां पे इन्वेस्टर को 80 करोड़ किया, तो भी यहां इन्वेस्टर के हाथ में पूरा 100 करोड़ है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर के हाथ में पूरा 100 करोड़ है वो टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 100 करोड़ है वो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे जब इन्वेस्टर के हाथ में इनकम टैक्सेबल है तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस कौन सी रेट से काटेंगे, तो वो देखेंगे कि यहां पे इन्वेस्टर कौन है। अगर इन्वेस्टर है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस काटा जाएगा 25% की रेट से। अगर वो अदर रेजिडेंट पेई है तो टीडीएस काटा जाएगा 30% की रेट से। और अगर वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो टीडीएस काटा जाएगा रेट इन फोर्स की रेट से। एक बात बताऊं, जैसा बिजनेस ट्रस्ट का जैसा इन्वेस्टमेंट फंड का टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा सेकंड वाला, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ऑलमोस्ट सेम है।
लेकिन एक फर्क है, इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता था कि पीजीबीपी का इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होता था, बाकी इनकम एग्जेम्प्ट होती थी। यहां पे क्या है, ऑल इनकम फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है, और ऑल इनकम टैक्सेबल किसके हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में हो जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे भी अगर कोई लॉस होता है, जब इनकम भैया इसके हाथ में टैक्सेबल हो रही है, तो लॉस जो होगा वो भी इन्वेस्टर के हाथ में ही जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। अब एक बात समझना, सर आप बार बार बोल रहे हो कि सेम नेचर लेना है, सेम प्रोपोर्शन लेना है, हमको कैसे पता चलेगा नेचर क्या है, प्रोपोर्शन क्या है? तो उसमें क्या होता है ना बेटा, मैं आपको बताऊं, उसमें क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, वो सब डिटेल है, वो देंगे किसको पता है, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को एक स्टेटमेंट देंगे, और वो स्टेटमेंट कब तक देंगे, 30 जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे ये प्रीवियस ईयर 24-25 कंप्लीट हो गया, तो 30 जून 2025 तक आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। एंड गाइस, ये स्टेटमेंट ये लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनको फाइल करना पड़ता है सीआईटी पीसीआईटी को अप टू द 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 30 नवंबर तक फाइल करेंगे, लेकिन इसमें एक लाइक एक्सेप्शन है कि इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट फंड इसको सबमिट करेगा टिल द 15th ऑफ जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो मैंने क्या बोला कि भैया जो भी इनकम होती है उसका ब्रेकअप, उसका नेचर एंड एवरीथिंग विल बी सबमिटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट टू द assessee till the 30th June of the next financial year and to the income tax department till the आपका 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बट इन्वेस्टमेंट फंड के केस में ये 30th नवंबर की जगह 15 जून तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो गाइस, यहां पे अपन ने 3 टॉपिक है उसको रिवाइज किया। एक बात बताऊं, आप लोग फटाफट इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट के जो क्वेश्चन दे रखे 4-5 क्वेश्चन है, लेकिन एमसीक्यू में जाके देखोगे तो आपको मिलेंगे। और मैं बताऊं, हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, हर बार आपका एग्जामिनर है इससे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मिस नहीं करना है, फटाफट फटाफट वो क्वेश्चन कर दो, और क्वेश्चन करने के बाद आपको मजा आ जाएगा इस टॉपिक में। तो मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज कराने में अप्रॉक्स 36-37 मिनट लिए, और 36-37 मिनट्स में मैंने तीनों टॉपिक रिवाइज किए। बट मैं बता दूं, इन टॉपिक से आपको एग्जाम में मिनिमम 6 to 8 मार्क्स है वो एग्जाम में आपको मिलने वाले है करके। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल।